गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी से कोई नहीं बोलेगा, सिंपल सुनना है। उस खिड़की को बंद कर दो। क्या अभी वो लास्ट में दो ना। लाइट कटेगा तो देखा जाएगा। देखो, आप लोग के 10th क्लास में 5 गो सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक हिंदी भी है, और हिंदी में 2 पार्ट। एक तो होगा साहित्य, जिसको लिटरेचर बोलते हैं, बुक लिटरेचर, और दूसरा होगा व्याकरण। ये 60 नंबर का पूछा जाता है, ये 40 नंबर का पूछा जाता है। 12th में तो यही रेशियो में पूछा जाता है, 10वां में भी यही रेशियो में हो सकता है। अब इसमें साहित्य में आपका 2 गो बुक है। साहित्य में कितने बुक? 2 बुक। एक में 5 गो कहानी है, जिसमें फेमस है दही वाली मगम्मा, ये सबको याद होगा। दही वाली मगम्मा, मगम्मा। अब हमको ये सब कहानी पढ़े हुए 4 साल हो गया है, इसलिए ज़्यादा कहानी हमको याद नहीं है। 12th का ज़्यादा कहानी हमको ध्यान में है, ये वाला ज़्यादा याद नहीं है। तो हम तो भाई कोई बात नहीं है, बुक है तो बुक का कहानी देख करके भी बता सकते हैं, ठीक। और ये एक बड़ा सा बुक होगा, इसमें आपको मिलेगा कहानी और कविता दोनों। इसमें कहानी भी मिलेगा और कविता भी मिलेगा। सबसे फेमस सूरदास का कविता और कबीरदास का, ये दोनों लोग का कविता आप लोग को मिलेगा। वो कविता नहीं, एक तरह से दोहा होता है। क्या होता है? दोहा। हाँ, ऐसे ही बोलना है। तो हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं। नहीं हुआ है बंद, टाइमिंग उस पर चल रहा है ना। चलो देखो, ये हम लोग अभी ये वाला शुरू करते हैं, पहला चैप्टर, जिसका नाम है, क्या है नाम? श्रम विभाजन। लिखा कौन है? अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं। एक कहानी को 2 दिन या फिर 3 दिन में ख़त्म करेंगे। एक दिन में पहले लेखक परिचय होगा, उसके बाद उसका कहानी होगा। लेखक परिचय में आप लोग को 5 चीज़ें याद रखनी होगी। पहला, किस चैप्टर का लेखक कौन है, ये सबको याद होना चाहिए। हर एक चैप्टर का लेखक कौन है, इस पर आपको एकदम सीधा सा आपको नंबर मिल जाता है, एकदम बिना मेहनत का नंबर दे करके जाता है। 5 गो चैप्टर का नाम दे देगा, 5 गो लेखक का नाम दे देगा। अब आप उसको मिलान कीजिए, तो याद रहेगा, तब ना मिलान कर पाएंगे। तो ये फ्री फंड का नंबर दे करके जाता है। आगे देखिए, लेखक, उसके लेखक जी का जन्म याद होना चाहिए, लेखक का जन्म, दूसरा पॉइंट। तीसरा याद होना चाहिए उनकी मृत्यु। जरूरी नहीं है कि सबका मृत्यु ही हुआ हो, जिसका हुआ हो वो याद होना चाहिए। चौथा याद होना चाहिए उनके माता पिता का नाम, माता पिता का नाम। और तीसरा, वो कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि निवास, रहने वाले थे, यानी कि निवास स्थान आपको याद होना चाहिए। ये 5 चीज हर एक चैप्टर में आपको याद होना चाहिए लेखक का। पहला नाम, दूसरा जन्म, तीसरा मृत्यु, चौथा माता पिता के नाम, 5वां अस्थायी निवास, कहाँ के रहने वाले थे। यही 5 चीज़ों से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। कहाँ गए हो? आ जाओ, ये था, फिर से जूम करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, आ जाओ। बहुत स्लो काम करता है ना ये। थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और।
शांत रहो। चलो अब ठीक है। वो कहाँ गया? यहाँ। चलो देखो, रेड कलर सिलेक्ट है, ठीक है। इसका जो लेखक है वो भीमराव अंबेडकर, ऊपर चले गए हैं जो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 14, थोड़ा स्लो बोलना, ठीक है। 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक जगह है महू, जगह का नाम क्या है? यानी कि उनका स्थायी निवास, जन्म स्थान महू, और ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महू जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है। आगे देखो, दलित परिवार, किस परिवार में हुआ था? यानी अत्यंत पिछड़ा, गरीबी के हालत में उनका जन्म हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। वो अपने समय के सबसे जानकार थे। वो अपने समय में, उनके समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे देखो, प्राथमिक शिक्षा के बाद, प्राथमिक शिक्षा उसको बोलते हैं जो प्राइमरी स्कूल में होता है 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक। पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक जो शिक्षा होती है उसी को बोलते हैं प्राइमरी शिक्षा, ठीक है। और उसके बाद जो 9वां 10वां यहाँ से लेकर के इंटर तक जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी या फिर हायर। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन ये सब होता है, BA BSc ये सब, उसको बोलते हैं स्नातक, ठीक है। तो जहाँ पे स्नातक लिखा हुआ आएगा वहाँ पे समझिएगा कि वो क्या है? BA है, BSc है, बैचलर डिग्री है। और जहाँ पे हायर स्कूल का बात होगा, हाई एजुकेशन का, वो 9वां से लेकर के 12 तक, ठीक है। और प्राइमरी शिक्षा 1 से लेकर 8 तक। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, अमेरिका में एक राज्य है या फिर एक जगह है, शहर है न्यूयॉर्क नाम से, आप लोग सुने ही होंगे। अमेरिका का बहुत सारा फेमस है, जैसे न्यूयॉर्क हो गया, वेटिकन सिटी हो गया जो उसकी राजधानी है, वाशिंगटन DC, सॉरी वेटिकन सिटी तो एक देश है, वाशिंगटन DC वहाँ का राजधानी है। कैलिफोर्निया, जिसमें हाल ही में आग लग गया था, वो भी चर्चा में था। तो ये सब शहर है। अब उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए वो? न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में है। बड़ौदा नरेश, बड़ौदा एक जगह है, वहाँ के जो नरेश थे, वहाँ के जो जानकार थे, नरेश जैसे वहाँ के फेमस व्यक्ति, जैसे पहले राजा महाराजा ये सब हुआ करते थे, तो जैसे मान लो हमारे गांव के जो मुखिया जी होंगे उनको नरेश बोला जाएगा, या फिर जो फेमस लोग होंगे वो उनको क्या बोला जाएगा? नरेश। यहाँ के नरेश कौन है? राहुल सर, ठीक है। चलो, तो बड़ौदा नरेश किधर गया? यहाँ। प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूयॉर्क किस देश में है? किस देश में? अमेरिका में है, ठीक है। फिर वहाँ से लंदन, पहले कहाँ गए? अमेरिका के न्यूयॉर्क में, फिर वहाँ से कहाँ गए? लंदन। लंदन ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। ब्रिटेन पहले 4 देश था, ब्रिटेन एक साथ था जिसको ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता था। बाद में वो 4 टुकड़ों में टूट गया और एक इंग्लैंड अलग हो गया। अभी वर्तमान में जो लंदन है वो इंग्लैंड में है, ठीक है। पहले बहुत बड़ा था, ब्रिटेन नाम था, 4 भागों में टूट गया, तो उसमें एक इंग्लैंड नाम का देश बना, उसके अंदर अभी लंदन है। तो इंग्लैंड की राजधानी है अभी लंदन। जैसे पहले भारत भी बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान टूटा, पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश टूटा, ये सब, लेकिन दिल्ली अभी भी कहाँ है? भारत में। उस तरह से तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा। क्या कौन कौन से पढ़े वो? तो धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक, ठीक है। वैदिक में भी होता है, वैदिक में कई सारे होते हैं, तो उसमें पूरा वैदिक उन्होंने पढ़ा। अनुवाद के जरिए पढ़ा। अनुवाद मतलब अगर संस्कृत में लिखा हुआ है कोई चीज़ तो हम उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। जैसे कोई शब्द वगैरह नहीं आता है समझ में, तो गूगल ट्रांसलेट की मदद से पहले उसको हिंदी में कर लेते हैं और उसके बाद समझ में आ जाता है।
तो उन्होंने अनुवाद के मदद से सभी को क्या किए, पढ़े। ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, वो समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम भी किए हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे देखो, सब मिलाकर वे इतिहास, क्या लिखा हुआ है, मीमांसक, विद्वता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। मतलब जैसे हो सकता है कि कोई लोग है एक से मिलकर के बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हो सकता है जब हम कोई सामाजिक कार्य में उतरेंगे तो वहाँ पे मददगार के रूप में उभरेंगे, किसी का मदद कर सकते हैं। हो सकता है कभी आगे जा कर के अगर चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ उसका अलग व्यवहार होगा एक। तो उसी तरह से जो भीमराव अंबेडकर थे वो इतिहास के भी अच्छे जानकार थे, विधि के भी अच्छे जानकार थे, अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिक, जो आज हम लोग का जीडीपी चौथे नंबर पे आ गया है, तो वो कोई ना कोई इकोनॉमिस्ट होंगे जो सलाह दे रहे होंगे कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसी तरह जैसे आप लोग के घर में पापा बताते हैं कि हाँ ये काम गलत है, ये काम सही है, ये काम करेंगे तो लाइट नहीं कटेगा। साइलेंस हो गया। अब हम क्या करें, गर्मी इतना नहीं है, पावर कट हो रहा है, अब बोर्ड खुलने में 10 मिनट लगेगा टाइम। साइलेंस। ओए, लाइट कटते रहता है, कोई बात नहीं, हमारे नीतीश जी का देन है, अगले महीने से 125 यूनिट बिजली फ्री होगा, इसलिए लक्षण अभी से ही दिख रहा है। आगे देखो, कहाँ तक पढ़ लिए थे? अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन। वो उनके पास धार्मिक भी ज्ञान था, जैसे गीता का हो गया, बाइबल का हो गया, और जितने भी धर्म में अलग अलग धर्म में अलग अलग किताबें हैं तो उन सभी का भी उनके पास ज्ञान था। वो समाज में भी सामाजिक ज्ञान भी था उनके पास, समाज में भी कुछ अच्छा किए थे। समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री भी वो थे, उनको ये भी पता था कि देश का इकोनॉमी कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वो अच्छे इकोनॉमिक्स भी थे। तो इन सभी में वो क्या थे, विख्यात बनकर उभरे, इन सभी का वो जानकार थे। आगे देखो, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। वकालत मतलब वकील, कानून की जो पढ़ाई होती है, तो कानून का पढ़ाई करने के बाद वो कुछ समय तक वकील भी बने और वकील का भी काम किया। कहाँ? स्वदेश यानी कि अपने देश में। ठीक है। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अछूतों, पहले के ज़माने में जो होता था, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोग होते थे उनको अछूत बोला जाता था। उनका छुआ हुआ कोई पानी नहीं पीता था, उनके साथ खाना नहीं खाता था, उनको बैठने नहीं देता था सामने, अगर बैठना है तो नीचे बैठा जाता था। तो ये सब अछूतों वाली जो परंपरा थी पहले राजा महाराजाओं के समय, तो उसके लिए उन्होंने लड़े कि ऐसी समस्या भारत में नहीं होनी चाहिए। मान लो कोई समाज है, अगर यहाँ पर आए और किसी को ये बोला जाए कि नहीं तुम निचले कास्ट से आते हो इसलिए तुमको बेंच पर नहीं नीचे बैठना है, तो क्या वो सही होगा? और ये लोग सो कहेगा, हम गाना नहीं सुना रहे। ठीक है। तो वो अछूतों और स्त्रियों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार होता था। जैसे केरल की एक घटना है कि उसमें एक जजिया कर लगाया जाता था, सुने हो, इतिहास में पढ़े होंगे, जजिया कर नाम का। तो ये सब जो समस्या था उनके लिए वो लड़े। मजदूरों को मानवीय अधिकार, जो मजदूर था पहले बंधुआ मजदूर बन जाता था, बच्चा से ही खरीद करके ले जाया जाता था और जितना मन उतना काम कराया जाता था, तो बंधुआ मजदूर वाली सिस्टम भी थी। तो वो सब के लिए वो क्या किए, लड़े कि नहीं, अगर कोई मजदूर है तो वो भी एक इंसान ही है, उसको मानव की तरह ही ट्रीट किया जाए। सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। कृपया आप लोग शांत रहें। आगे देखो, उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति? 3। जैसे आपके भी कोई आइडियल होंगे, जैसे मान लो कोई इसमें एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद करता होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस को पसंद करता होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस को, कोई भगत सिंह को, कोई किसी जवाहरलाल नेहरू को,
अभी कोई ये हो सकता है कि इसमें कोई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पसंद कर रहा होगा, हाँ सम्राट अशोक को, शिवाजी को, तो ओए हाँ गांधी जी भी, चलो अब शांत रहो, सब नाम गिना रहा है। तो ऐसे सबके अलग अलग होंगे। उसी तरह से जो भीमराव अंबेडकर थे, वो उनके प्रेरक कौन थे? महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये एक नया नाम सुनने को आ रहा होगा, ज्योतिबा फुले। तो बुद्ध और कबीर तो आप लोग सुने हुए ही हैं पहले से। तो ये तीन व्यक्ति किनके प्रेरक थे? भीमराव, थोड़ा स्लो बोला करो। इधर देखो, भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्तम भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। उनका निधन कब हुआ? जन्म कब हुआ? ठीक है, सुन लिया। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, उनकी मृत्यु हो गई दिसंबर 1956 को। अब आप बताइए कि उनकी मृत्यु कितने उम्र में हो गया? कितना उम्र में? इधर 9 वर्ष और इधर 56, तो 9 6 15, 65 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो जन्म याद रखना है, मृत्यु याद रखना है, माता पिता का नाम हो सकता है आगे आएगा, ठीक है। तो जो भीमराव अंबेडकर हैं वो हमारे संविधान निर्माता कहे जाते हैं। संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, बनने में कितने दिन लगे? थोड़ा स्लो बोलोगे फिर भी हम सुन जाएंगे, ठीक है। तो उनको भारतीय संविधान निर्माता के रूप में भी हम लोग जानते हैं। किनको? भीमराव। चलो अब आगे देखते हैं। यहां तक पढ़ लिए हैं? बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने बहुत सारे पुस्तक भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण हैं। जैसे कोई भी अगर लिखा हुआ रहता है तो उसके कई विधा होते हैं। जैसे कुछ कहानी होगा, कुछ भाषण होगा, कुछ एकत्रित होगा। इस प्रकार से उसकी क्या होती है? विद्या होती है। जैसे अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं तो एक लिखने का तरीका होता है कि आप लोग अभी लिखते होंगे तो नोट्स लिखते होंगे, नोट्स के साथ क्वेश्चन लिखते होंगे, शॉर्ट नोट्स लिखते होंगे, ऐसा होता है ना। उसी तरह से अगर कोई चीज़ लिखा जाता है तो उसको कविता के रूप में लिखा जाएगा, कहानी के रूप में लिखा जाएगा, हो सकता है भाषण के रूप में लिखा जाएगा। यहाँ किसी एक व्यक्ति का भाषण दिया गया होगा कहीं का, वो रहा होगा। हो सकता है स्पिरिचुअल लीडर, मतलब ऐसी ऐसी संभावनाएं होंगी, ये लिखा हुआ होगा। जैसे अब लोग कहते हैं कि काल्पनिक हैं, तो अब जैसे कविता जो होता है उसमें कोई कवि ऐसे लिखते हैं कि जब हम नदी के पास बैठे हुए थे तो ऐसा महसूस हुआ कि नदियाँ गाना गा रही है। क्या ऐसा संभव है? तो वो एक अपने स्पिरिचुअल में खो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो वो उसको बोलते हैं कविता, जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं? कविता या फिर शायरी। शायरी ये सब भी होता है। तो उसी तरह से भाषण भी होता है, अलग कहानी होता है, कविता होता है। तो इन्होंने भी बहुत सारे किताबें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं उन भाषण हैं। प्रमुख रचनाएं कैसी है? रचनाएं हैं और भाषण है। द कास्ट इन इंडिया, पहला बुक उनका नाम क्या था? द कास्ट इन इंडिया। पहला बुक का नाम कास्ट इन इंडिया। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, जैसे निम्न में अंबेडकर जी द्वारा लेखक बुक कौन सा है, लिखा हुआ बुक कौन सा है? 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें खोजना पड़ेगा आपको कि कौन सा लिखा हो। इनमें से सभी, हाँ वो भी रहता है। ज़्यादातर में अगर कोई क्वेश्चन में इनमें से सभी दिया हुआ है तो 90% चांस है कि वही ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी वाला। देयर मैकेनिज्म, ये भी है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटेबलस, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन
लिंग्विस्टिक स्टेटस, ये सब इंग्लिश का नाम लिखा हुआ है। जैसे ना होता है इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल इंग्लिश का शब्द है, और एज इट इज अगर हम हिंदी में लिख देते हैं तो वही इस प्रकार का लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कहीं पर देखो डियर, डियर मैकेनिज्म, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो अच्छा लिखाएगा, THEIR और फिर मैकेनिज्म। तो ये अब इसी को एग्जैक्ट अगर हम हिंदी में ले आएंगे तो वो इस तरह से लिखा जाता है। इंग्लिश को एग्जैक्ट हिंदी में लिखने में थोड़ा परेशानी होता है, उसमें कॉमा कहीं पर आएगा, कहीं पे विसर्ग आ जाएगा, कहीं पे हलंत आ जाएगा, ये सब हो जाता है। लेकिन अब कोई कहेगा कि मैकेनिज्म है और देयर है तो इसको हिंदी में काहे नहीं लिख दिए, तो नाम का कोई हिंदी नहीं होता है, जो नाम होता है वो हिंदी में भी वही होता है, इंग्लिश में भी वही होता है, उसको आप मीनिंग नहीं कर सकते हैं, नाम का मीनिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखो, तो ये सब उन्होंने बुक लिखे हैं। और कौन है? द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। आदि का मतलब वो नहीं, टर्मेरिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आदि का मतलब है इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे बुक हैं जो उन्होंने लिखे हैं, वो घर में आदि धनिया लहसुन नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। कितने खंडों में? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने खंडों में प्रकाशित हो सकता है? 21 खंडों में। जिन लोगों का हिंदी नहीं है वो लोग बोर हो रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण, जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया। देखो, अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वो उनके किस बुक से लिया गया है? किस बुक से? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी बुक से एक चैप्टर लिया गया है, ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इसमें से जो लिया गया है किसने निकाला है? ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने उस बुक से कुछ पाठ लिए और उसका किसमें रूपांतरण कर दिए? हिंदी में रूपांतरण कर दिए। तो ये भी हो सकता है कि किसने कब हिंदी में रूपांतरण किया। ठीक, आगे देखो, जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। किसके रूप में? भाषण के रूप में। जैसे पहले भारत में जाति वाली प्रथा बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ा सा कम गया। तो पहले जातियों को हटाने के लिए एक मंडल बनाया गया था जिसका मुख्यालय लाहौर, मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में। तो वहाँ पर सन 1936 में एक भाषण के रूप में लिखा गया था, वही का ये पाठ है। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। सम्मेलन कैसा हो गया? स्थगित। जैसे मान लो इसमें इतने सारे विद्यार्थी हैं, अब कोई कहेगा कि ना हम पढ़ेंगे और कोई कहेगा ना पढ़ेंगे, तो बहस होने लगेगा और उसके बाद अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसी तरह से उस सम्मेलन में कुछ लोग राजी हुए, कुछ लोग राजी नहीं हुए, तो इसलिए ये नहीं हो सका, स्थगित हो गया और पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक और सबको एक मानव के रूप में मानवीयता ही दिया जाए। आगे जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों सामाजिक पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वस्थकर प्रकृति पर भी यहाँ एक सम्भ्राता विधिवेत्ता के दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। ये इसमें लेखक के बारे में पूरा परिचय दिया गया। अब इसमें आप लोग को इतना चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, हम पहले ही बताए हैं। याद क्या क्या रखना है?
फिर से एक बार देखो, याद रखने वाली कौन कौन सी चीजें हैं। और शांत रहो। सबसे पहले आपको उनका नाम याद रखना है, उसके बाद जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम। अगर इस बुक में इसमें माता पिता का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप कहीं से गूगल कर लीजिए या फिर कहीं और से माता पिता का नाम याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि इसमें नहीं दिया है तो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनका अस्थायी निवास कहाँ, महू मध्य प्रदेश। जन्म स्थान महू, तो हो सकता है अस्थायी निवास न पूछ करके जन्म स्थान पूछ दे, तो दो कहीं किसी किसी का दोनों सेम होता है और किसी का अलग अलग होता है, ठीक है। जन्म कहीं और हुआ, रहते कहीं और है। इसमें भी कई लोग होंगे जिनका जन्म कहीं और हुआ होगा, रहते कहीं और है, तो अस्थायी निवास और जन्म स्थान अलग अलग भी हो जाता है। और शांत रहो। उसके बाद उनके कुछ फेमस जो लेखक होगा, उनका जो कुछ फेमस बुक लिखा हुआ होगा, 2 गो 3 गो, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। किसी को कोई दिक्कत? अब किसी को अगर परेशानी है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। सिंगल नहीं, फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।